देखिए सेकंड जो हमारा है ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। ये ड्रिप सिस्टम में क्या होता है कि पानी जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप यानी बूंद बूंद जो है प्लांट के रूट्स पर गिरते रहते हैं। यानी ये जो प्लांट है ना, इस प्लांट के बिल्कुल रूट के पास ये बूंद बूंद करके पानी गिरते रहते हैं बराबर। सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। यही वजह है कि इसको ड्रिप सिस्टम बोलते हैं, यानी बूंद वाला सिस्टम। ठीक है। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज़। ये फलदार पौधे, गार्डन और ट्रीज़ में वाटरिंग करने के लिए यानी पानी देने के लिए ये बहुत ही बेस्ट टेक्निक है। ठीक है। कौन सी टेक्निक? ड्रिप सिस्टम, राइट। ये फिगर 1.5b में आप देखें, ये देखिए एक वेल से जो है ये वाटर, ये एक पाइप लगा हुआ है जहाँ से ये पंप वाटर को ऊपर की ओर खींच रहा है और ये देखिए यहाँ से वाटर सप्लाई हो रहा है। ठीक। और ये पाइप्स लगे हुए हैं और ये प्लांट है और ये प्लांट पर ड्रिप बाय ड्रिप ये जो है पानी बराबर टपकता रहता है जो इनके जड़ों तक पहुँचता रहता है। ठीक है, जिसे हम ड्रिप सिस्टम बोलते हैं। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल। इसमें क्या होता है कि पानी जो है वेस्ट नहीं होता, पानी बर्बाद नहीं होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप ही गिरता रहता है और ये सॉइल जो उसको एब्जॉर्ब करता रहता है। ठीक है। इट इज़ अ बून इन द रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। ये ऐसी जगहों के लिए एक वरदान की तरह है जहाँ पर पानी बहुत कम पाए जाते हैं। जिन जगहों पे, जिन रीजन्स में पानी बहुत कम पाए जाते हैं उन जगहों पे ये एक वरदान की तरह है। ठीक है। यानी ये ड्रिप सिस्टम आपने देखा कि इस सिस्टम में क्या होता है कि वाटर के रूट पर ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी जो है बराबर गिरता रहता है। ठीक है। यही वजह है कि इसको हम ड्रिप सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। ये जो है मोस्टली जो है फ्रूट प्लांट्स जो होते हैं और गार्डन्स में जो प्लांट्स वगैरह लगाए जाते हैं, ट्रीज लगाए जाते हैं, उनमें ये सिस्टम यूज़ होता है और ये आज के हिसाब से बहुत बेस्ट टेक्निक मानी गई है। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि पानी वेस्ट नहीं होता है ज़रा भी। तो ऐसे इस सिस्टम को यानी ड्रिप सिस्टम को ऐसी जगहों के लिए एक वरदान बोला गया है, यानी एक बून बोला गया है जहाँ पर पानी बहुत कम पाए जाते हैं। बहुत कम पानी जहाँ पाए जाते हैं वहाँ के लिए एक वरदान है। 1.7 प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स बोलते हैं जो खेतों में अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं क्रॉप्स के साथ। जैसे ये क्रॉप्स है, फसल के साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। जिसको आमतौर पे आम ज़बान में खरपतवार भी बोलते हैं। तो ये अनवांटेड प्लांट जो है ये क्रॉप्स के साथ देखिए उग गया है जिसे कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसे हम बोलते हैं वीड्स। इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिज़ायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप्स। यानी खेतों में जो कुछ अनडिज़ायरेबल प्लांट्स जो है हमारे क्रॉप्स के साथ उग जाते हैं, नेचुरली उग जाते हैं वो उसी के साथ साथ। अनडिज़ायरेबल यानी अनवांटेड प्लांट जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? वीड्स। दिस अनडिज़ायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। इस अनडिज़ायरेबल यानी अनवांटेड प्लांट को हम वीड्स बोलते हैं। ठीक है। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ कॉल्ड वीडिंग। यानी खेतों से वीड्स को रिमूव करना वीडिंग कहलाता है। ठीक। वीडिंग इज़ नेसेसरी सिंस वीड्स कॉम्पीट विद द क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट। देखो वीडिंग जो है ये बहुत नेसेसरी होता है, यानी कि खेतों से अनवांटेड प्लांट को रिमूव करना ये बहुत नेसेसरी होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो वीड है, चूँकि ये भी एक प्लांट है, तो ये आपके क्रॉप प्लांट के साथ मिल करके ये भी वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस और लाइट को यूज़ करने लगता है। ठीक है। जिससे क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है। ठीक है। वाटर की कमी हो सकती है आपके जो क्रॉप प्लांट के लिए, तो वो उसको अफेक्ट कर सकता है। तो इसलिए ये वीडिंग जो है नेसेसरी है। ठीक है। दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप। ठीक है। यानी कि वो क्रॉप के यानी फसल की पैदावार के ग्रोथ के लिए ठीक नहीं है, यानी वो उसको अफेक्ट करता है। ठीक है। कौन अफेक्ट करता है? ये जो वीड होते हैं। ठीक है। अनवांटेड प्लांट जो होते हैं वो क्रॉप्स के ग्रोथ के लिए ठीक नहीं है, वो उसको अफेक्ट करते हैं। ठीक है। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमंस। देखो हार्वेस्टिंग के समय यानी कटाई के समय कुछ वीड्स जो है इंटरफेयर करते हैं।
ठीक है, यानी वो हार्वेस्टिंग में दिक्कत पैदा करते हैं, ठीक, कटाई में, क्योंकि वो भी साथ साथ उग जाते हैं, इसलिए वो भी इंटरफेयर करने लगते हैं। और वो पॉइजनस भी हो सकते हैं एनिमल्स और ह्यूमन के लिए, यानी इंसान और जानवर के लिए वो पॉइजनस भी हो सकते हैं, यानी विषैले। फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। फार्मर्स जो है वो बहुत से तरीके अडॉप्ट करते हैं, अपनाते हैं वीड्स को रिमूव करने के लिए और उनके ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए बहुत से तरीके अपनाते हैं। जिसमें क्या क्या तरीके हैं देखिए, टिलिंग बिफोर सोविंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल। देखिए क्रॉप जो है, प्लांट है, प्लांट बोने से पहले यानी प्लांट लगाने से पहले जो खेतों में जो टीलिंग होती है, यानी इसको प्लफिंग बोलते हैं, खेतों की जुताई, उसके करने से क्या होता है कि इसमें जितने भी वीड्स होते हैं वो जड़ से उखड़ जाते हैं और फिर वो उखड़ करके वो ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं, यानी मर जाते हैं और फिर मिट्टी में ही, खेत की मिट्टी में ही मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, जब वो खेत की मिट्टी में मिल जाएंगे, सूख जाएंगे, उसमें डिकम्पोज होंगे तो एक तरह से मैन्योर का भी काम करेंगे। ठीक है, द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। देखिए वीड्स में फ्लावर और सीड्स आने से पहले अगर उसको रिमूव कर दिया जाए खेतों से तो वो बेस्ट टाइम होता है। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी जो वीड्स होते हैं उनको हाथों से ही उखाड़ लिया जाता है, यानी पूरा रूट सहित, जड़ समेत जो उसे हाथों से उखाड़ लिया जाता है, या फिर उसे बिल्कुल ग्राउंड लेवल, बिल्कुल नीचे से, यानी उसके रूट के पार्ट से उसे काट लिया जाता है। और ये काम बिल्कुल टाइम टू टाइम किया जाता है, यानी टाइम टू टाइम जो है मैन्युअली, यानी हाथों से ही किसान उसको उखाड़ देते हैं, पूरा मतलब रूट के साथ, जड़ के साथ उखाड़ देते हैं, या फिर बिल्कुल उसको नीचे से, बिल्कुल रूट के पास से बिल्कुल उसे, यानी ग्राउंड लेवल से उसको काट देते हैं, बिल्कुल टाइम टू टाइम। ठीक, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। ये जो है एक खुरपी, एक इक्विपमेंट है, उसकी सहायता से की जाती है। ये देख रहे हैं, ये फिगर में ये खुरपी बना हुआ है, जिससे ये जितने वीड्स हैं इसमें जो फले हुए हैं, ये देखिए, ये किसान है ना, ये हाथों से क्या कर रहे हैं, उसको उखाड़ रहे हैं बिल्कुल रूट के साथ, यानी उसकी अपरूटिंग कर रहे हैं, यानी रूट के साथ, पूरे जड़ के साथ उसको उखाड़ उखाड़ के फेंक रहे हैं। और या फिर खुरपी की मदद से, इस ये जो औजार है इसकी मदद से बिल्कुल नीचे से, यानी ग्राउंड लेवल से उसको काट काट के निकाल दिया जाता है। और ये प्रोसेस बिल्कुल टाइम टू टाइम किया जाता है। टाइम टू टाइम इसलिए भी किया जाता है क्योंकि ये फ़ौरन ग्रोथ ना कर जाए। जब ग्रोथ करेंगे तो आपके जो क्रॉप प्लांट्स हैं उसको ये नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, अ सीड ड्रिल, आपने सीड ड्रिल देखा था किस तरह का होता है पिछले उसमें, जैसे ये एक सीड ड्रिल है। ठीक है, ये सीड ड्रिल है, ठीक है, जिसको आपने देखा जो खेतों में ड्रिलिंग करने के काम आता था। ठीक है, तो इसको बोलते थे सीड ड्रिल। तो सीड ड्रिल की मदद से भी वीडिंग की जाती है। कैसे की जाती है? अ सीड ड्रिल इज आल्सो यूज्ड टू अपरूट वीड्स। सीड ड्रिल की हेल्प से भी वीड्स को उखाड़ा जाता है। ठीक है, सीड ड्रिल नीचे से बिल्कुल जो है शार्प होता है, जो सॉइल में अंदर तक पेनिट्रेट हो जाता है, धंस जाता है और बिल्कुल रूट के साथ वीड्स को उखाड़ के बाहर फेंक देता है। ठीक है, वीड्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स। देखो वीड्स जो है ये वीडिसाइड नाम का एक केमिकल होता है, उसकी हेल्प से भी हम वीड्स के ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, यानी वीड्स को हम खेतों से डिस्ट्रॉय करते हैं, यानी हटाते हैं। तो वीडिसाइड एक केमिकल है, ठीक है, जो जिसका नाम है 2 और 4D नाम से आता है वीडिसाइड। ये एक केमिकल है, ठीक है, एक दवा है केमिकल जो बनाई जाती है। दिस आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स। इसको खेतों में छिड़का जाता है, यानी स्प्रे किया जाता है वीड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, यानी मारने के लिए। ठीक है, दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स। ये फसलों को ख़राब नहीं करते हैं। ठीक, वीडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड्स विद द स्प्रेयर। यानी जितनी हमें ज़रूरत होती है उतना ही वीडिसाइड्स हम वाटर में मिला देते हैं। ठीक है,
और फिर उनका खेतों में छिड़काव करते हैं। और एक इक्विपमेंट है जिसको हम बोलते हैं स्प्रेयर, स्प्रेयर से हम उसके जो छिड़काव करते हैं। ये देखिए पीठ पर इसने जो है बैग जैसे हम टांगते हैं ना, उसी तरह इसने टांग रखा है। ये एक टैंक होता है। इस टैंक में क्या होता है, वाटर के साथ आपका ये वीडिसाइड इसमें डाल दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो डाइल्यूट फॉर्म में आ जाए। और यहाँ से ये पाइप गई हुई है और लेफ़्ट साइड में एक हैंडल होता है जिसको ये बराबर ऊपर नीचे चलाता रहता है, जिससे ये इस स्प्रेयर से ये जो ना यहाँ से स्प्रे होता है, ये बिल्कुल फव्वारे के रूप में ये निकलता रहता है और ये प्लांट पर स्प्रे करता रहता है। तो इसके स्प्रे करने से क्या होता है, जितने वीड्स होते हैं, यानी सिर्फ वीड्स होते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन क्रॉप्स को कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है, 1.6 में देखिए स्प्रेइंग वीडिसाइड, ये किसान जो है ये वीडिसाइड स्प्रे कर रहा है। तो आपने देखा बच्चों कि जो वीड्स होते हैं ये हमारे क्रॉप प्लांट्स के साथ उग जाते हैं और साथ ही साथ उनके साथ साथ वो न्यूट्रिएंट, सनलाइट, वाटर वो भी लेने लगते हैं, यानी एक तरह से वो पार्टनर बन जाते हैं उनके, लेकिन वो फसलों को, क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो उनके न्यूट्रिएंट्स वो खुद लेने लगते हैं और चूंकि वो एक अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, वो हमारे किसी काम के नहीं होते हैं और वो पॉइजनस भी हो सकते हैं एनिमल्स और ह्यूमन के लिए। तो इसलिए किसान क्या करते हैं, उनको खेतों से पूरा रूट के साथ उखाड़ करके फेंक देते हैं। ठीक, या वो हाथ से उखाड़ लेते हैं या फिर बिल्कुल नीचे से उसको काटते रहते हैं। एक खुरपी नाम का एक इक्विपमेंट होता है, उसी से वो काट देते हैं, टाइम टू टाइम उसको हटाते रहते हैं। ठीक है, या फिर जब क्या कहते हैं सोविंग होती है, यानी बुआई का जो समय होता है, तो क्रॉप के बुआई से पहले, फसलों की बुआई से पहले जब ड्रिलिंग होती है, खेतों की जुताई होती है, उस टाइम भी अगर ड्रिलिंग करते हैं ड्रिल मशीन से, तो उसमें जितने वीड्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, वो उखड़ जाते हैं। ठीक है, तो उखड़ करके उसी में रह जाते हैं, फिर सूख जाते हैं और सूख करके मिट्टी में मिल जाते हैं। तो ये प्लांट जो एक तरीके से आपका मैन्योर का भी काम करते हैं, जब मिट्टी में मिल जाते हैं बिल्कुल डिकम्पोज होकर के। और दूसरा जो तरीका इनको हटाने का है, एक दवा आती है, केमिकल होता है जिसको हम वीडिसाइड बोलते हैं, जो 2 और 4D के नाम से जाना जाता है, जिसको 2 और 4D बोलते हैं। तो इस वीडिसाइड को क्या करते हैं, हम पानी में मिलाते हैं। ठीक है, पानी में मिलाते हैं, एक आपका स्प्रेयर आता है, स्प्रेयर में पानी डालते हैं, फिर पानी में थोड़ा सा वीडिसाइड डालते हैं, जिससे वो डाइल्यूट हो जाता है। ठीक है, हल्का हो जाता है। फिर उसको उसी स्प्रेयर से पूरे खेतों में उसका छिड़काव करते हैं, जिससे होता क्या है कि आपका सिर्फ वीड्स वो ख़त्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन आपकी फसलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। As already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and seed formation. जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि वीडिसाइड का छिड़काव किया जाता है कि वीड्स जो होते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स में फ्लावर और सीड्स आने से पहले वीडिसाइड का छिड़काव किया जाता है। ठीक है, स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स, यानी वीडिसाइड के छिड़काव जो है किसानों के हेल्थ को अफेक्ट करता है। जाहिर सी बात है, इसमें एक हार्मफुल केमिकल डाला जाता है, तो इसके छिड़काव से वो केमिकल के जो स्प्रे, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो हवाओं से उड़ करके नाक में चले जाते हैं, मुंह में जाते हैं, तो इससे हमारे हेल्थ को वो अफेक्ट कर सकता है, यानी हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स, यानी स्प्रे वीडिसाइड के छिड़काव किसानों के हेल्थ को अफेक्ट करता है। सो दे शुड यूज़ दिस केमिकल्स वेरी केयरफुली, इसलिए उन्हें इस केमिकल को बहुत ही केयरफुली यूज़ करना चाहिए, यानी सावधानी से। ठीक, दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दिस केमिकल, यानी इस वीडिसाइड के छिड़काव करते समय, वीडिसाइड का छिड़काव करते समय, यानी जो एक केमिकल है, इस केमिकल का छिड़काव करते समय किसानों को चाहिए कि वो अपने नाक और मुंह को कपड़े से ढक ले। ठीक, वीडिसाइड चूँकि एक केमिकल से बना हुआ सब्सटेंस होता है, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनके ग्रो को रोकने के लिए, यानी उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए
क्रॉप फील्ड में उसका छिड़काव किया जाता है, जिससे वीड्स जो है वो तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्रॉप्स जो है डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन वो हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है, इसलिए इस यहाँ सुझाव दिया जाता है किसानों को कि वो जब स्प्रेइंग करें या छिड़काव करें वीडिसाइड का तो अपने नाक और मुंह को ढक ले, राइट। अब देखिए 1.8 हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग बोलते हैं फसलों की कटाई को, ठीक है। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क, यानी फसलों की कटाई जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट टास्क है, यानी एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है, ठीक है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब क्रॉप तैयार हो जाते हैं, जब फसल बिल्कुल तैयार होकर के पक जाते हैं, उस टाइम जो फसल को काटा जाता है उसे हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग, यानी फसलों की कटाई। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड, यानी हार्वेस्टिंग के टाइम में क्रॉप्स को यानी फसलों की या तो बिल्कुल जड़ से उखाड़ दिया जाता है हाथों से ही, या फिर उनको बिल्कुल ग्राउंड से यानी ग्राउंड लेवल से बिल्कुल नीचे से उसे काट लिया जाता है, ठीक है। इट इज़ यूजली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर, यानी एक अनाज की फसल को तैयार होने में कम से कम 3 से 4 महीने लग जाते हैं। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज़ आइदर डन मैनुअली बाय सिकल। हमारे देश में हार्वेस्टिंग यानी कटाई जो है वो या तो सिकल द्वारा किया जाता है और बाय ए मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर, या फिर बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा किया जाता है जिसे हम हार्वेस्टर कहते हैं। ये देखिए इसको बोलते हैं सिकल, जिसको आप हसिया भी बोलते हैं। ये सिकल जो है ये यहाँ से हाथ से इसे पकड़ते हैं और फसलों को बिल्कुल नीचे से ग्राउंड लेवल से क्रॉप्स को हम काटते हैं इससे, ठीक है। और ये तो मैनुअली होता है, यानी आप अपने हाथों से ही करते हैं। और मशीन जो है ये देखिए हार्वेस्टर है, ये बड़े बड़े हार्वेस्टर आपने देखा होगा। ये क्या होते हैं, खेतों में इन्हें लगा दिया जाता है और ये चलते चले जाते हैं और एक ऑपरेटर इसमें बैठा हुआ होता है जो इसको ऑपरेट करता है और ये फसलों को काटता जाता है, राइट। तो हमारे देश में हार्वेस्टिंग जो 2 तरीके से होती है, एक तो मैनुअल सिकल द्वारा होती है और दूसरा जो है आपका हार्वेस्टर द्वारा होता है। जो हार्वेस्टर बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जो खेतों में फसलों की कटाई करती हैं। क्लियर। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चॉफ, यानी जो फसलें खेतों से काट ली जाती हैं अब उन्हें उनके भूसे से अलग करने की बारी आती है, ठीक है। अब उनके भूसे से उनको अलग करना होता है, ठीक है। जो भूसा बोलते हैं जिसमें ये क्रॉप आपका रहता है, बंद रहता है, जैसे आप फलों के पील्स होते हैं, छिलके होते हैं, उसी तरह ये अनाज के भी छिलके होते हैं जिनका हम भूसा बोलते हैं यानी चॉफ, ठीक है। अब उनसे अलग करने की बारी आती है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग, यानी क्रॉप प्लांट से अनाज को अलग करना, यानी उसमें से आपका राइस को निकाल लेना या वीट को निकाल लेना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं थ्रेशिंग, यानी क्रॉप से ग्रेन्स को निकालने की प्रोसेस को हम बोलते हैं थ्रेशिंग, ठीक है। दिस इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन। एक कंबाइन नाम की मशीन होती है, ये उसी के थ्रू किया जाता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये कंबाइन मशीन है जिसे हार्वेस्टेड क्रॉप को, ठीक है, हार्वेस्टेड क्रॉप को इसमें थ्रेशिंग किया जाता है, ठीक है। ये थ्रेशिंग का भी काम करता है और हार्वेस्टिंग का भी काम करता है। और फिर उसके बाद क्या करता है कि ये जो प्लांट में क्रॉप्स लगे होते हैं, जो अनाज लगे होते हैं, उनको उनके भूसे से अलग करने का भी काम करता है, ठीक है। विच इनफैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेशर, वो हार्वेस्टर और थ्रेशर का ही एक कंबाइन रूप है, ठीक है। यानी ये जो आपका मशीन है जिसको आप बोलते हैं कंबाइन, ठीक है, कंबाइन जो है वो हार्वेस्टर और थ्रेशर का ही एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। कंबाइन करके उसको बनाया गया है, इसलिए हम उसको कंबाइन कहते हैं, ठीक है। यानी वो हार्वेस्टिंग का भी काम करता है और थ्रेशर का भी काम करता है, राइट। तो आपने देखा कि जो हार्वेस्टेड क्रॉप्स होते हैं जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो फिर उन यानी वो पक जाते हैं, तो फिर उसके बाद बारी आती है, उसके बाद जो स्टेप होता है उसमें हम क्या करते हैं, क्रॉप्स को फील्ड से यानी क्रॉप फील्ड से उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, यानी उसको
काट लेते हैं, अलग कर लेते हैं। तो हार्वेस्टिंग करने के आपने जो दो प्रोसेस देखे, एक मैनुअल प्रोसेस है जो हाथों से ही कटाई होती है, या तो उसे काट लेते हैं, जड़ से उखाड़ते हैं, और दूसरा जो मॉडर्न मेथड है वो मशीन्स से किया जाता है, जिसमें बड़ी बड़ी जो मशीन्स होती हैं जिसको हार्वेस्टर बोलते हैं। ये हार्वेस्टर है, हार्वेस्टर से काट लिया जाता है, ठीक है। बड़ी बड़ी खेतों में हार्वेस्टर से काटा जाता है। तो अब उसे काट के अलग करते हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि आप उसको, उसके जो ग्रेन्स हैं उसको आपको प्लांट से अलग करना होता है। सिर्फ प्लांट से ही अलग नहीं करना होता है, बल्कि वो जो ग्रेन्स जिस कवर में होते हैं, जिसको हम बोलते हैं चॉफ, यानी जो उसके जो पील्स होते हैं, छिलके होते हैं, उससे अलग करना होता है। तो अब उससे भी अलग करने की एक प्रोसेस होती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं थ्रेशिंग, ठीक है। तो ये थ्रेशिंग जो है एक मशीन होती है, थ्रेशर जिसको बोलते हैं, या फिगर 1.8 में ये देखें, ये एक थ्रेशर मशीन है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर आप क्रॉप्स को डालते हैं और फिर यहाँ से एक तरफ से ये क्रॉप से जो ग्रेन्स हैं, उसके जो दाने हैं, वो अलग होके बाहर हो जाते हैं, यानी सेपरेट हो जाते हैं। और ये एक ट्रेडिशनल मेथड आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये बनाया गया है बिल्कुल एक स्टेज टाइप का, ठीक है, बम्बू का बनाया हुआ है, बांस का। अब इसको उठा के इस तरह से इस पे मारते रहते हैं, ठीक है। जिससे होता क्या है कि ये जो क्रॉप्स में जो लगे हुए जो ग्रेन्स होते हैं, जो दाने होते हैं, वो अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। और दूसरा एक मेथड, ये एक मशीन है, ये भी एक थ्रेशर मशीन है। इससे भी क्या करते हैं, ये ग्रेन्स को, दाने को अलग कर लेते हैं, ठीक है। और दिस इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कम्बाइन। अच्छा, देखिए बड़ी बड़ी जो खेतों में अब आज के टाइम में एक कम्बाइन नाम की एक मशीन होती है, बड़ी बड़ी जो मशीनें होती हैं कम्बाइन, ये आप देखिए फिगर 1.8 में, ये कम्बाइन इसे बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, ये हार्वेस्टर और थ्रेशर का एक कॉम्बिनेशन है, यानी हार्वेस्टर और थ्रेशर ये दोनों का ही काम करता है एक साथ। तो इसका काम होता है कि जो मैच्योर क्रॉप्स होते हैं, जो क्रॉप्स पक चुके होते हैं, उनको काटना, खेतों से काटना फसलों को, फिर काटने के बाद उसकी जो है थ्रेशिंग करना, यानी उसमें से सीड्स को अलग कर देना, ठीक है। तो ये दोनों काम एक साथ करता है, इसलिए हम इसे कॉम्बाइन भी कहते हैं। क्लियर है। अब ये देखें आप कि अब इसमें क्या होता है कि विच इज़ इन फैक्ट हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेशर। ये हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों का काम करता है। तो इस तरह से आपने देखा कि हार्वेस्टेड क्रॉप को किस तरह से अलग किया जाता है, और अलग करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम थ्रेशिंग बोलते हैं। और थ्रेशर मशीन भी होता है जिसके थ्रू थ्रेशिंग की जाती है, और मैनुअल मेथड भी होता है जिसके थ्रू थ्रेशिंग की जाती है। और बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं जो हार्वेस्टर और थ्रेशर का कंबाइन रूप होता है, यानी कॉम्बिनेशन होता है, उसके थ्रू भी ये किया जाता है, आपकी थ्रेशिंग होती है। इसको हम बोलते हैं कंबाइन मशीन। फार्मर्स विथ स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चॉप बाय विनोइंग। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द क्लास 6। जो छोटे फार्मर्स होते हैं, छोटे किसान जिनके पास खेत बहुत कम होता है, तो ये लोग विनोइंग के लिए, यानी कि ग्रेन को चॉप से अलग करने के लिए, यानी जो प्लांट आपका जो हार्वेस्टेड हो चुका होता है, यानी जो प्लांट आपका कट चुका होता है, क्रॉप प्लांट, फिर अब बारी आती है कि उसमें से ग्रेन्स को अलग करना। तो ग्रेन्स को अलग करने की जो अलग अलग प्रोसेस है, अभी आपने पढ़ा था कि जो थ्रेशिंग के थ्रू जो उसको अलग किया जाता है, अलग करने के प्रोसेस को हम थ्रेशिंग बोलते हैं। अब बड़ी मशीनें भी होती हैं थ्रेशिंग करने की, जिसको हम लोग थ्रेशर बोलते हैं। लेकिन जो छोटे किसान होते हैं, जिनके पास कम खेत होते हैं, ठीक है, तो ऐसे किसान क्या करते हैं, वो सेपरेशन के लिए, ग्रेन और चॉप को सेपरेट करने के लिए, वो एक प्रोसेस होती है विनोइंग, ठीक है। यहाँ फिगर में देख सकते हैं, ये एक लेडी है जो ये ग्रेन्स को ये लेकर गिरा रही है नीचे, ठीक है। और ये हवा के प्रेशर से जो हस्क है, यानी इस ग्रेन का जो हस्क है जिसको भूसी बोलते हैं, वो हवा के प्रेशर से एक तरफ जा कर के स्टोर हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, डंप होता जा रहा है, ठीक है। और चूंकि ये वेट में जो लाइट हैं, हल्के वेट के हैं, इसलिए ये हस्क जो है भूसी एक तरफ उड़ के चली जा रही है। और ग्रेन्स चूँकि जो थोड़ा सा भारी होते हैं हस्क से,
इसलिए वो देखिए बिल्कुल सीधे नीचे आकर के इकट्ठे होते जा रहे हैं। तो ये एक ट्रेडिशनल मेथड है, इसको हम बोलते हैं विनोइंग। ठीक है, तो अब विनोइंग सिर्फ जो है मैनुअली नहीं होता है, बल्कि वो मशीनों से भी होता है। तो उसके लिए मशीन आती है जिसको हम बोलते हैं विनोइंग मशीन। ये आप देख रहे हैं ब्लू कलर का, इसको हम विनोइंग मशीन बोलते हैं। ये भी विनोइंग मशीन है। इसमें क्या करते हैं कि हम क्रॉप प्लांट को डायरेक्ट इसमें डाल देते हैं और क्रॉप में जो ग्रेन्स होते हैं वो ग्रेन्स अलग हो जाते हैं और उसके जो हस्क होते हैं वो भी एक साइड में अलग हो जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं विनोइंग। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स यानी कटाई का त्यौहार। आफ्टर 3 or 4 months of hard work, there comes the day of the harvest. The sight of golden fields of standing crop laden with grains fills the hearts of farmers with joy and a sense of well-being. यानी 3-4 महीने की कड़ी मेहनत के बाद, 3-4 महीने जिसमें किसान न सर्दियों को देखता है, न गर्मियों को देखता है, न ही बरसात को देखता है, न दिन न रात, वो इन सब चीज़ों को इग्नोर करके अपने खेतों में बहुत हार्ड वर्क करता है ताकि अच्छी से अच्छी जो है क्रॉप्स को वो उगा सके। ठीक है, अच्छी से अच्छी उसको पैदावार मिल सके। तो 3-4 महीने की इतने हार्ड वर्क के बाद एक बड़ी ही खुशी का दिन आता है। ठीक है, The sight of golden fields of standing crop laden with grain fills the hearts of farmers with joy and sense of well-being. फिर उसके बाद जो फसलें होती हैं वो पक जाती हैं, मैच्योर हो जाती हैं। पकने के बाद वो आपको बिल्कुल आप देखेंगे सुनहरे सुनहरे ने गोल्डन दिखने लगते हैं। गेहूं की और धान की जब आप फसल देखेंगे जो जो पक चुकी होती है वो आपको बिल्कुल गोल्डन टाइप के लगेंगे दूर से देखने में। तो वो बिल्कुल सुनहरे फील्ड आएंगे। तो ये सब देख कर के जो बिल्कुल बालियों से लदे हुए होते हैं, ठीक है, जो फसलें जो पक जाती हैं वो आपको बिल्कुल गोल्डन और क्रॉप्स बिल्कुल जो लदी हुई उस पर आपको नज़र आएगी। तो ये सब चीज़ें देखकर किसान का जो है मन जो है बहुत खुशियों से भर जाता है। ठीक है, उसके अंदर जो वेलबिंग्स आने लगती हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, अच्छी भावनाएं आने लगती हैं, बहुत खुश होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है ये अपनी मेहनत को काम सक्सेस होते हुए देखते हुए। भाई हर कोई खुश होता है अपनी मेहनत को कामयाब होते हुए देख करके। उसी तरह किसान भी अपने हार्ड वर्क को देख करके फिर उसका जो रिज़ल्ट उसको मिलता है उसे देख के वो बहुत खुश होते हैं। द एफर्ट्स ऑफ द past season have borne fruit and it is time to relax and enjoy a little. यानी ये जो पकी हुई सुनहरी फसलें जो बालियों से लदी हुई हैं, खेतों में भरी पड़ी हैं, ये किसानों की जो है 3-4 महीने के जो हार्ड वर्क हैं, जो उसने दिन रात मेहनत किया है, ये उसी का फल है। तो जब उसे ये फल मिलता है तो किसान इतना खुश होता है कि ये उसके जो है इन्जॉयमेंट का टाइम हो जाता है। इस टाइम वो रिलैक्स करते हैं। ठीक है, द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज़ दस ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के सभी पार्ट्स में, सभी स्टेट में ये कटाई का जो टाइम होता है, हार्वेस्टिंग का जो टाइम होता है, इससे बड़ी ही इन्जॉयमेंट के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक, मैन एंड वीमेन सेलिब्रेट इट विद ग्रेट एंथुसिज्म। यानी महिला और पुरुष इसको सब मिल करके बड़ी ही खुशियों के साथ इसको मनाते हैं। स्पेशल फेस्टिवल्स एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन और पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबान्या एंड बिहू। इसके साथ ही साथ यानी हार्वेस्ट फेस्टिवल के साथ साथ कुछ और भी फेस्टिवल जुड़े हुए हैं, जैसे आपका पोंगल है, बैसाखी, होली, दिवाली, नबान्या और बिहू। तो आपने देखा कि किसान कितनी मेहनत करते हैं, कितने हार्ड वर्क करते हैं। वो ना सर्दियों की परवाह करते हैं, ना बहुत ज़्यादा समर सीज़न में बहुत तेज़ धूप होती है उसकी भी परवाह नहीं करते हैं, बारिश होती रहती है उसमें भी भीगते रहते हैं, और रात का अंधेरा भी नहीं देखते हैं। तो इतना हार्ड वर्क करने के बाद उनको खेतों में जो है उनकी तैयार की हुई फसल मिलती है। ठीक है, जो बिल्कुल देखने में सुनहरी बालियों से लदी हुई होती हैं, जिनको देख के किसान बड़ा खुश होता है। ठीक है, तो ये उसके कड़ी मेहनत का उसको फल मिलता है। तो अब इसको इस टाइम वो खुद को रिलैक्स महसूस करता है, फील करता है, रिलैक्स फील करता है और इसमें वो बड़ा खुश होता है। तो अपनी इस खुशी को वो सेलिब्रेट करता है
यानी एंजॉय करता है, ठीक है। और ये इंडिया के सारे पार्ट्स में इसको एंजॉय किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, महिला पुरुष बच्चे सब मिल के इसको सेलिब्रेट करते हैं। और इसी हार्वेस्ट फेस्टिवल के साथ कुछ और भी त्यौहार आके जुड़ जाते हैं, जैसे फेस्टिवल है, बैसाखी है, होली है, दिवाली, नववर्ष और बिहू है, राइट। 1.9 देखें, स्टोरेज यानी स्टोरेज करना है, यानी उसको भंडारण जिसको बोलते हैं, ठीक है, यानी सेफ कहीं पे रखना, स्टोरेज कहलाता है। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। देखिए बच्चों, ये जो भी हमने फील्ड में क्रॉप्स उगाया, फिर उसकी हार्वेस्टिंग कर दी, ठीक है, फिर उसको थ्रेशिंग भी किया, तो अब इतने ह्यूज अमाउंट्स में जो हमारे पास क्रॉप्स हैं, जो फसलें हैं, जो फसलों से जो ग्रेन्स निकले हैं, इतने ह्यूज अमाउंट में हमारे पास है, लार्ज अमाउंट में। अब उनको कहीं ना कहीं स्टोर करना भी ज़रूरी है। हम ऐसे उनको खुला तो छोड़ नहीं सकते हैं, या फिर उनको हम जहाँ मर्जी इधर उधर तो हम उसको स्टोर नहीं कर सकते। अगर इधर उधर जहाँ मर्जी हम उसको स्टोर कर देंगे तो वो ग्रेन्स हमारे किसी काम के नहीं रहेंगे, वो तो ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम, दे शुड बी सेफ फॉर मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर हम ये चाहते हैं कि हार्वेस्टेड ग्रेन्स जो हैं, जो फसल जो कट चुकी हैं, उनको बिल्कुल लंबे समय तक यानी लॉन्गर टाइम तक हम उनको सेफ रखना अगर चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि उन्हें हम मॉइस्चर से बचाएं, इंसेक्ट से बचाएं, रैट से बचाएं और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाएं, जैसे फंगी वगैरह है। तो अगर हम उसे मॉइस्चर से नहीं बचाएंगे तो उसमें फंगस लग जाएगा, जिससे वो ख़राब हो जाएगा। इंसेक्ट से नहीं बचाएंगे तो भी ख़राब हो जाएगा। रैट से नहीं बचाएंगे तो फिर हमारे पास क्या बचेगा। तो इन सारे ऑर्गेनिज़म से, इन सारी चीज़ों से हमें अपने हार्वेस्टेड ग्रेन्स को बचाना भी है। तो अब उसको हम बचाएंगे कैसे। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर। देखिए, जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स होते हैं, जो अभी अभी खेतों से काट कर लाए गए हैं, उनके अंदर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। जाहिर सी बात है, क्योंकि जस्ट अभी वो आपके जो है सॉइल से लगे हुए थे, जहाँ से वो मॉइस्चर ले रहे थे, आपने उन्हें काट दिया, तो अभी उसके अंदर मॉइस्चर मौजूद है। तो अब क्या हम ऐसे ही उसको रख दें कि उसमें मॉइस्चर है, हम उसे वैसे ही रख दें? तो मॉइस्चर की वजह से क्या होगा, आपकी जो उसमें दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो अटैक कर देंगे, जिससे वो आपका क्रॉप जो है वो ख़राब हो जाएगा, आपकी जो क्रॉप है वो ख़राब हो जाएगा, आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स सीड्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, they may get spoiled or attacked by organisms, making them unfit for use or for germination. हार्वेस्टेड ग्रेन्स जो है, जिसमें चूँकि मॉइस्चर होता है, आप जान ही रहे हैं, जो बिल्कुल फ्रेशली हार्वेस्टेड होता है उसमें मॉइस्चर होता है, ठीक है। तो अगर हम उसे बिना सुखाए ही, अगर ऐसे ही हम रख देते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, स्पॉइल्ड, सड़ जाएगा, उसमें कालापन आ जाएगा, ठीक है। और अटैक्ड बाय ऑर्गेनिजम्स मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज़ फॉर जर्मिनेशन। तो उस पे जो क्या होगा, और दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो अटैक कर देंगे, ठीक है। वो फिर क्या करेंगे, उसको धीरे धीरे उसको स्पॉइल्ड कर देंगे, सड़ा देंगे, ख़राब कर देंगे, ठीक है। वो आपके लिए अनफिट हो जाएगा। फिर वो जो आपने इतनी मेहनत करके जो आप क्रॉप्स इकट्ठा करके रखे हैं, वो आपके लिए अनफिट हो जाएगी, आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ जो है, उसमें जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। यानी अब आप चाहेंगे दोबारा उसको खेत में डाल करके उसकी बुआई करें और फिर उसमें से प्लांट निकल जाए, तो प्लांट निकलने के लिए उसका जर्मिनेशन भी तो होना ज़रूरी है, उसमें से अंकुर भी निकलना तो ज़रूरी है, जब भी तो आप करेंगे उसका प्लांटेशन, जब भी तो आप करेंगे। तो इससे क्या होगा, उसमें जर्मिनेशन भी नहीं होगा, ठीक है भाई। जाहिर सी बात है, जब उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लग गए, उसको सड़ाने लगे, उसको जो अनफिट कर दिया, तो उसमें जर्मिनेशन कैसे होगा। तो एक जर्मिनेशन के लिए सीड्स का हेल्दी होना भी ज़रूरी है हर तरह से, और फिट होना भी ज़रूरी है। तो हेल्दी और फिट नहीं रहेंगे तो उसमें जर्मिनेशन भी नहीं होगा और आपके किसी यूज़ का भी नहीं होगा, राइट। हेंस बिफोर स्टोरिंग देम
द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम। देखिए, अब अगर आप चाहते हैं कि वो सारे ग्रेन्स को स्टोर करना, आप चाहते हैं कि मैं उसको लंबे समय तक स्टोर करके रख दूं, ठीक है, जो टाइम टू टाइम यूज़ होता रहे, काम आता रहे, हमारे एज ए फूड हम उसको यूज़ करें या फिर कमर्शियली हम उसको यूज़ करें, तो उसके लिए ये ज़रूरी है, ये इम्पॉर्टेंट टास्क है कि उसको हम किसी सेफ़ जगह पर स्टोर करें। ठीक है, तो ग्रेन्स को हमें ये चाहिए कि हम उसको स्टोर करने से पहले उसको सनलाइट में ड्राई कर लें, यानी सुखा लें। उसके सुखा लेने से क्या होगा कि उसके अंदर जो मॉइस्चर था वो सब निकल जाएगा, राइट। दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगी। यानी कि हम अगर अपने ग्रेन्स को सनलाइट में सुखा लेने से क्या होता है, उसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है। अब मॉइस्चर जब ख़त्म हो जाएगा तो उस पर दूसरे इंसेक्ट्स और दूसरे फंगी जो हैं वो उस पर नहीं लग पाएंगे, क्योंकि फंगी बैक्टीरिया फंगी जो है ये आपका जहाँ भी मॉइस्चर होता है वहीं पर ये ग्रो करते हैं। आपने इससे पहले भी पढ़ा है क्लास 6 में। और दूसरे बैक्टीरिया हैं, इंसेक्ट हैं, उन सब से क्या होता है हमारा ये सेफ़ हो जाता है हमारा ग्रेन्स। तो बच्चों हमने इसमें पढ़ा 1.9 में कि स्टोरेज करते समय, यानी जो हमने क्रॉप जो है कल्टीवेट किया, फिर उसको हमने हार्वेस्ट किया, तो अब हम हमने उसमें ग्रेन्स निकाल लिया, तो अब उस ग्रेन्स को कहीं ना कहीं हम स्टोर करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे पास ह्यूज अमाउंट में है। तो इसको स्टोर करने से पहले हमें चाहिए कि ऐसी जगह पे स्टोर करें जहाँ पर मॉइस्चर ना हो, ठीक है। और फिर हमें ग्रेन्स को थोड़ा धूप में सुखा लेना चाहिए, जिससे उसके अंदर का मॉइस्चर निकल जाए, जिससे दूसरे फंगी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर अटैक ना कर सकें, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या रहेगा, हेल्दी रहेगा। जब हेल्दी रहेगा तो वो हमारे फूड के लिए भी हमारे लिए फिट रहेगा। और फिर जर्मिनेशन के लिए, यानी दोबारा अगले सीज़न में अगर हम चाहें कि फिर से इसी ग्रेन्स को दोबारा सोविंग करें यानी बोआई करें, तो ये हमारे लिए फिट रहेगा, ठीक है, जर्मिनेशन के लिए भी फिट रहेगा। ओके। फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स। फार्मर्स किसान जो है अपने ग्रेन्स को जूट बैग में या मेटालिक बीन्स में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। ये देखिए मेटालिक बीन्स है जो आपने अपने घरों पे भी देखा होगा, इसमें ग्रेन्स स्टोर करके रखे जाते हैं, चावल है, अनाज है, दाल है। और उसी तरह से ये जूट बैग्स है, जूट बैग्स को आपने देखा घरों में भी जो है अनाज को स्टोर करके रखा जाता है। और जो बड़ी बड़ी जो गोडाउंस होते हैं उसमें भी अनाज को स्टोर करके रखने के लिए जूट बैग का यूज़ किया जाता है, राइट। However, large scale of storage of grains is done in silos and granaries to protect them from pests like rat and insects. जबकि जो है लार्ज स्केल में, जब बहुत बड़े अमाउंट में जब ग्रेन्स को स्टोर करना होता है तो हम उसे साइलस और ग्रेनरीज में प्रोटेक्ट करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, जहाँ पे हमारा जो ग्रेन्स है वो बिल्कुल सेफ़ रहता है और वो रेट और दूसरे जो इंसेक्ट है उनसे जो है प्रोटेक्शन होती है उसकी, ठीक है। यानी बड़े बड़े जो साइलस और ग्रेनरीज होते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए ये बड़े बड़े जो साइलोस है, ये देखिए ये बिल्कुल कंटेनर टाइप का, ये एक तरह का गोडाउन है, ठीक है। ये एक तरह का गोडाउन है जिसको साइलोस बोलते हैं, और साइलोस उससे बोलते हैं जहाँ पर ग्रेन स्टोर करके रखे जाते हैं, ठीक है। इसमें ग्रेन्स यानी अनाज स्टोर करके रखे जाते हैं, चावल है, गेहूँ है, बाजरा है, दाल है, वो सब स्टोर करके रखे जाते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ ऐसे इन्वायरमेंट बनाया जाता है ऐसे प्रोटेक्शन का कि लार्ज टाइम तक, लंबे ड्यूरेशन तक इसमें अनाज को स्टोर करके रखा जा सके, और जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, फंगस है, रैट्स है, उन सब चीज़ों से अनाज का जो है प्रोटेक्शन हो सके, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं साइलोस, जहाँ जो ये बड़े बड़े गोडाउंस होते हैं, बड़े बड़े कंटेनर के बने हुए होते हैं, जिसमें हम ग्रेन्स को यानी अनाज को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। वहीं आप दूसरी जगह आप देखेंगे कि आपने इस तरह गोडाउंस में देखा होगा, इस तरह के गोडाउंस देखा होगा जिसको हम ग्रेनरीज बोलते हैं। गोडाउंस देखिए कई तरह के होते हैं जहाँ पे फल सब्जियाँ भी स्टोर करके रखे जाते हैं। तो जो गोडाउन जिसे हम ग्रेनरीज बोलते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अनाज स्टोर करके रखे जाते हैं। ऐसे गोडाउन जहाँ पे सिर्फ अनाज वगैरह स्टोर करके रखे जाते हैं उसे हम ग्रेनरीज बोलते हैं, ठीक है। ये बड़े बड़े ये जो आप देख रहे हैं ये जूट के बैग, ठीक है, इसमें आपके अनाज जो है भर भर करके और इस ग्रेनरीज में स्टोर करके रख दिए जाते हैं और लंबे समय तक इसमें वो स्टोर रहते हैं। और दूसरे जो इंसेक्ट हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, चूहे हैं, उन सब से इसमें जो अनाज को जो है प्रोटेक्शन मिलता है, राइट।
ड्राइड नीम लीव्स आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम्स। अच्छा, घरों में जो हम जो सुखा करके जो अनाज रखते हैं, जो हम घरों में जो अनाज रखते हैं, जैसे ये आपका मेटालिक बीन्स हो गया, या आपका जूट बैग हो गया, जो हम घरों में अनाज रखते हैं उसमें हम क्या करते हैं, सूखे हुए नीम के पत्तों को भी डाल देते हैं। तो चूँकि नीम के पत्ते में जो है कड़वाहट होती है, ठीक है, और एंटीबैक्टीरियल भी होता है, तो इसमें हम नीम के सूखे पत्ते डाल देते हैं, जिससे कुछ बैक्टीरिया, फंगस और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनसे हमारा अनाज जो है सेफ रह सके, राइट। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन्स स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखिए, लार्ज स्केल में जब हम स्टोर करते हैं ग्रेन्स को, बड़े बड़े गोडाउन में जब स्टोर करते हैं, बड़ी बड़ी ग्रेनरीज में जब स्टोर करते हैं, तो उस टाइम जो ऐसे गोडाउन में जब हम ग्रेन को स्टोर करके रखते हैं, अनाज को स्टोर करके रखते हैं, तो कुछ केमिकल ट्रीटमेंट भी उसमें रिक्वायर की ज़रूरत होती है। कुछ केमिकल्स हम उसमें लगा करके रखते हैं, जिससे कि दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और चूहे हैं, इंसेक्ट हैं, उन सब चीज़ों से हमारा जो अनाज है वो सेफ रहे, राइट। 1.10 देखें, फूड फ्रॉम्स एनिमल, यानी एनिमल्स द्वारा फूड, यानी अभी हमने जो पढ़ा था पिछले क्लासेस में कि किस तरह से प्लांट से हम फूड ऑब्टेन करते हैं, और एनिमल से भी हम फूड ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, जैसे दूध है, अंडा है, मांस है, ठीक है। तो एक्टिविटी 1.3 देखें, मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। एक टेबल अपने नोटबुक में बनाएं और इसको कंप्लीट करें। सीरियल नंबर 1 में फूड के कॉलम में मिल्क दे रखा है, और मिल्क का सोर्स क्या है, आपने पिछले क्लास 6 में पढ़ा होगा, सोर्स ऑफ फूड। तो देखिए, मिल्क का सोर्स क्या है, काऊ है, बफेलो है, शी गोट बकरी, शी कैमल यानी ऊँटनी, यानी काऊ, बफेलो, बकरी और ऊँटनी वगैरह से हमें क्या मिलता है, मिल्क मिलता है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम आपसे ये कह दें कि आपको एग कहाँ से मिलता है, एग का सोर्स क्या है, तो आप कह सकते हैं हैन, राइट। तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल you must have seen that like plants animal also provide us with different kinds of food। इस टेबल को कंप्लीट करने के बाद आप ये देखेंगे कि जिस तरह से हमें प्लांट से अलग अलग प्लांट से अलग अलग तरह के फूड्स मिलते थे, अनाज मिलते थे, फल मिलते थे, सब्जियां मिलती थी, ड्राई फ्रूट्स मिलते थे, बीन्स मिल जाते थे, ठीक उसी तरह एनिमल से भी हमें फूड्स मिलते हैं, अलग अलग तरह के फूड्स मिलते हैं। एनिमल भी हमें जो है फूड प्रोवाइड कराते हैं अलग अलग तरह के, जैसे मिल्क हो गया और आपका मीट हो गया, ठीक है। तो एनिमल भी हमें फूड प्रोवाइड कराते हैं, और एग हो गया, ठीक। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। बहुत से लोग जो नदी के किनारे रहते हैं, समंदर के किनारे रहते हैं, तो वो लोग जो है फ़िश यानी मछली को अपने फूड के तौर पर यूज़ करते हैं, यानी वो लोग मछली खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, राइट। यानी वो लोग मछली पे मोस्टली डिपेंड रहते हैं, जो लोग कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं, यानी समंदर या नदी के किनारे रहते हैं, ठीक है, जैसे मछुआरे हो गए, ठीक। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। आपने प्रीवियस क्लास में ये पढ़ा था कि हम प्लांट से किस तरह से फूड ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, जैसे वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, ठीक है। तो ये हम प्लांट से किस तरह से ऑब्टेन करते हैं, ठीक। We have just seen that the process of crop production involves a number of steps like selection of seeds, sowing, etc. आपने जस्ट अभी देखा, अभी आपने जस्ट पढ़ा कि फसलों का उत्पादन कैसे होता है, क्रॉप प्रोडक्शन कैसे होता है, उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे सीड्स को सेलेक्ट करने से ले करके उनकी बुआई करने तक, फिर उनकी वीडिंग करते हैं, यानी जो अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं उनको हटाते हैं, मैन्यूअर फर्टिलाइज़र डालते हैं, टाइम टू टाइम उसकी वाटरिंग करते हैं, फिर जब फसल तैयार होती है तो उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, फिर उसमें से उस ग्रेन्स निकालते हैं, फिर उसको स्टोर करते हैं। तो ये बहुत सारे स्टेप्स हैं जिसको हम फॉलो करते हुए, जो हमारे किसान इसको फॉलो करते हुए एक क्रॉप प्रोडक्शन हमें देते हैं, ठीक है। सिमिलरली एनिमल्स रेयर्ड एट होम और इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विथ प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। इसी तरह से जो हम जानवर, एनिमल्स, मवेशी जो हम घरों पे पालते हैं या अपने फार्म्स पे पालते हैं, तो उनको भी प्रॉपर फूड चाहिए होता है, रहने की जगह चाहिए होती है, केयर चाहिए होता है,
ऑब्वियसली जैसे हम एनिमल पाल रहे हैं, जानवर पाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने बफेलो पाल रखा है और भेड़ बकरी पाल रखा है अपने घर पे या फिर अपने फार्म पे, तो उन्हें भी हम टाइम टू टाइम हमें फूड देना है, टाइम टू टाइम उनका भी केयर करना है। अगर वो बीमार पड़ जाए तो उनका इलाज कराना है, ठीक है, उनको शेल्टर देना है, रहने की जगह देना है, ठीक है। जब यही चीज़ व्हेन दिस इज डन ऑन ए लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। जब यही चीज़ लार्ज स्केल पर होता है, बहुत बड़े पैमाने पर जब किया जाता है, जब बहुत बड़े स्केल पर जब हम एनिमल को पालते हैं, वो उनके रहने की जगह बनाते हैं, उनको फूड प्रोवाइड कराते हैं, उनके केयर करते हैं और उनसे हम फूड प्राप्त करते हैं, मिल्क है और एग्स है, मांस है, तो इस तरह इसको हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन, ठीक है। जब बहुत लार्ज स्केल पर जब जानवरों को पाला जाता है, रियर्ड किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन। यहाँ पे देखिए आप, ये एक पोल्ट्री फार्म है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे चिकन्स ये जो रखे गए हैं, ठीक है, पाले गए हैं। और यहाँ पर देखिए ये कैटल्स, ये आपके जो है गाय भैंस या गाय पाली गई हैं, ठीक है। और ये देखिए भेड़ का फार्म है, ठीक है। तो ये क्या किया जा रहा है, ये जानवरों को पाला जा रहा है। किस लिए पाला जा रहा है? कमर्शियली इनको पाला जा रहा है, यानी इससे जो बेनिफिट्स होंगे, मुर्गियाँ अंडे देंगी तो उसे हम बाज़ार में बेचेंगे, एज ए फूड यूज़ करेंगे। भेड़ है, उनसे हम क्या करते हैं, ऊन निकालते हैं, ठीक है, जिससे हमारा स्वेटर वगैरह बनाया जाता है, थ्रेड्स बनाए जाते हैं। भेड़ से दूध मिलता है, भेड़ से हमें मांस भी मिलता है। उसी तरह ये गाय है, इससे भी हमें दूध और मांस मिलता है। इसका जो स्किन है, इसकी जो चमड़ा है, वो भी यूज़ होता है। तो इसे हम इसलिए पालते हैं ताकि हम इससे कुछ बेनिफिट ले सकें, ठीक है, और फूड की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सकें। तो जब जानवरों को जब लार्ज स्केल पे जब पाला जाता है बेनिफिट के लिए, तो उसे हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। तो बच्चों, इस तरह से आपने देखा कि क्लास 8 का जो पहला चैप्टर है वो अब कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करें, पढ़ें, समझें और अपने क्लास टीचर से इस पर डिस्कस करें। जो नहीं आए वो अपने क्लास टीचर से समझें, ओके। तो बच्चों, ये मेरा चैनल है रोड्स टू साइंस, इसे आप लोग सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।